हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। और इसके कितने भी सेट आ सकते हैं बेटा, आपके पास हो सकता है एक सेट आ जाए, दो आ जाए, तीन सेट आ जाए, और एक सेट में 3 से 4 सवाल भी मिलते हैं हमें। ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत तरीके के आपको सेट्स करवाने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। बट लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स। बेसिक्स में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, ये क्यों करते हैं, और किस किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से डाटा को एनालाइज किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको थोरली बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आए और आने वाले वीडियोस के लिए आप और तैयार हो जाए। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिक्स। तो बच्चों, डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है एग्जैक्टली? तो आपने देखा होगा कि हमें डाटा को एनालाइज करने के लिए, किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए, जो कि एक लास्ट स्टेप होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें कोई भी डाटा बच्चों कलेक्ट करना पड़ता है ना। सबसे पहला स्टेप है कि कलेक्शन ऑफ डाटा। कुछ भी एनालाइज करना पड़ सकता है हमें, किसी भी चीज की डिटेल में जाना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही हो, चाहे वो बैलेंस शीट की बात हो रही हो, किसी भी चीज की बात हो रही हो, है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर एनालिसिस की बात हो रही हो किसी प्रोडक्ट को लेके, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डाटा। सर कैसा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है? दैट डिपेंड्स कि आप एनालाइज क्या कर रहे हो। आप कुछ भी एनालाइज कर सकते हो उससे रिलेटेड। आप किसी कंपनी की सेल्स को एनालाइज कर सकते हो, पिछले 5 सालों में जो सेल्स हुई है उनमें क्या पैटर्न बनता है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज आप एनालाइज कर सकते हो, है ना। आप प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हो, है ना, आप एक्सपेंडिचर्स को एनालाइज कर सकते हो, आप इनकम्स, कुछ भी, मतलब एनीथिंग जो भी आपको एनालाइज करना है उससे रिलेटेड सबसे पहले आपके पास सारा डाटा होना चाहिए। दूसरा स्टेप है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया भाई, आपने उसको बढ़िया से रिप्रेजेंट ही नहीं किया। ऐसा है कि आपने खूब सारा डाटा एनालाइज कर लिया, खूब सारा डाटा ले आए आप, यहाँ से वहां से इंफॉर्मेशन, गूगल से, किसी से डायरेक्ट पूछ के। अब वो इंफॉर्मेशन इतनी सारी है, आपने अपने बॉस के आगे रख दी। अब बॉस कहेगा मैं करूं क्या इसका, मेरे को बताओ, कुछ रिप्रेजेंट तो करो, कुछ मैं देख सकूं, इसको पढ़ सकूं। ऐसे कैसे पढ़ूंगा? तो सेकंड स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को रिप्रेजेंट करना। अब डाटा बेटा अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिपेंड ऑन कि डाटा कैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो डाटा पे डिपेंड करता है। अब डाटा को आप हो सकता है टेबल में रिप्रेजेंट कर दो, है ना, एक टेबल बना दो, या हो सकता है आप डाटा का एक बार ग्राफ बना दो। इन सब की बात करेंगे हम अभी डिटेल में। आप टेबल बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, आप लाइन चार्ट बना सकते हो, आप पाई चार्ट बना सकते हो, है ना, पाई चार्ट भी बनते हैं। आप नेटवर्क्स बना सकते हो, रूट्स नेटवर्क्स ऐसे कुछ होता है। आप मिसलेनियस कुछ, मतलब ऐसा है कि मतलब आपने डाटा को सिर्फ लिख दिया, तो आप स्टेटमेंट टाइप डाटा भी बना सकते हो, ऐसे लिख के दे दिया आपने पूरा का पूरा ऐसे बना के, तो वो भी एक डाटा ही है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक स्टेटमेंट के रूप में, है ना। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट डिपेंड्स कि कौन सा डाटा किस किस रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे आप लोग मैच तो देखते होंगे, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा बेटा। क्रिकेट में क्या होता है, आपने कभी देखा हो तो नंबर ऑफ ओवर्स में कितने 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 रन आए, आपने देखा कभी? उसका बार चार्ट बनाया जाता है, और कई बार डाटा को लाइन चार्ट से दिखाया जाता है कि कौन सी टीम कहाँ थी। अगर आपने इतना ध्यान से नहीं देखा है तो कभी देखना आप मैच में, तो कभी किसी दो टीम्स का कंपैरिजन किया जाता है तो 20 ओवर के बाद ऐसे लाइन पे दिखाया जाता है, ऐसे दूसरे टीम का भी दिखाया जाता है, और ये पता लगता है उससे कि हाँ, कि कौन सी टीम हैवी है दूसरी टीम पे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सी टीम पीछे थी, कौन सी टीम आगे थी, वो लाइन चार्ट से दिखाया जाता है। वो कितने ओवर में कितने रन बने हैं, किस ओवर में कितने बने हैं, कौन सा ओवर मेडन गया, वो सब कुछ बार चार्ट से दिखाया जाता है। तो क्यों दिखाया जाता है? कई कई बार टेबल भी बनाई जाती है। टेबल किसकी होती है? आपने देखा होगा, वो 11 प्लेयर्स के नाम, कितनी बॉल्स उन्होंने खेली, कितने रन उन्होंने बनाए, किसने आउट किया, किसने कैच किया, किसने बॉलिंग की, वो सारा डाटा किस में होता है? वो टेबल में होता है। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, है ना। टेबल में भी दिखा दिया जाता है, बार चार्ट में भी दिखा दिया जाता है, लाइन चार्ट में भी दिखा जाते हैं, और भी होते हैं ये जो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा मिसलेनियस भी होते हैं कुछ। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन है। क्यों किया जाता है सर रिप्रेजेंट? ताकि बच्चों आप एकदम, मतलब आप देखो, ऐसा है, कुछ चीजें हम पिक्चर से ज्यादा अच्छी सीखते हैं।
मतलब अगर हमारे सामने पिक्चर है ना एक, तो उसको ज्यादा आसान होता है एनालाइज करना। अल्टीमेट तो हमें कुछ एनालाइज करना है, क्या एनालाइज करना है उसकी भी मैं बात करूंगा। तो अगर आप उस डाटा को किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो डाटा को बहुत आसानी से आप एनालाइज कर सकते हो। लाइक अगर मैं बार चार्ट की बात करूं मैच में, तो अगर आपसे पूछे कि किस ओवर में सबसे ज्यादा रन आए हैं, तो आप देखोगे कौन सा बार चार्ट सबसे ऊपर है, बड़ा आसानी से बता दोगे। कितने ओवर मिडन गए हैं, आसानी से देख सकते हो कितने ओवर मिडन गए हैं, है ना। कौन से 10 ओवर्स हैं जिनमें ज्यादा रन पड़े हैं, वो भी बड़ी आसानी से दिख जाएंगे कि अच्छा ये 10 ओवर्स दिख रहे हैं हमें जिनमें सबसे ज्यादा रन बने हैं, ये सबसे कम वाले सबसे आसानी से दिख जाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। मतलब हमें या प्लेयर्स को या उनके कोचेस को डिपेंड्स कि उसको एनालाइज कौन कर रहा है, उसकी जरूरत होती है। उससे पता लगता है कि एग्जैक्टली कि हमें आगे का क्या डिसीजन लेना है। तो अब आपके लिए एक खुशखबरी है। आप ये बताओ, क्या आप किसी भी डाटा को इनमें से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? किसी भी डाटा को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? नो सर, यस सर, बिल्कुल यस होगा। मैं बताता हूँ क्यों। आप बेटा एक काम करो, कोई डाटा लो, ले लिया, अब उसको ना आप एक्सेल शीट पे डाल दिया सर। एक्सेल शीट पे कैनाई से उसकी टेबल भी बनाई जा सकती है, उसका बार चार्ट भी बन सकता है, लाइन चार्ट भी बन सकता है, पाई चार्ट भी बन सकता है। नेटवर्क स्टेटमेंट्स को छोड़ दो, कैनाई से दैट हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट नेटवर्क भी बनाए जा सकते हैं, वो भी होता है आजकल तो पावर पॉइंट में। और स्टेटमेंट तो कोई डाटा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, वो तो स्टेटमेंट दे दी आपने, लिख दी, तो उसको क्या अलग से आपको रिप्रेजेंट करें। तो अच्छी बात यह है कि बनाया तो कोई भी जा सकता है इनमें से, लेकिन हमारे लिए यूजफुल कौन सा है वो हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब एक और खुशखबरी बच्चों, ये दोनों जो स्टेप हैं, जो पहले दो स्टेप बताए हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो पेपर में सवाल आते हैं, इन दोनों में से आपको कोई भी स्टेप नहीं लगाना होता। ये दोनों स्टेप ऑलरेडी हमें बने बनाए मिलते हैं पेपर में। टेबल बनाई दिखेगी, बार चार्ट बना दिखेगा, लाइन चार्ट बनी दिखेगी, पाई चार्ट बना दिखेगा, ये हमें ऑलरेडी बने होंगे। तो सर हमें क्या करना है? अरे तुम्हें तो डिसीजन लेना है। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो तुम्हें ही करना है। क्या करना है सर? हमें इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन मतलब सर एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको पढ़ के उनका जवाब देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, किसी किसी चीज का जवाब देना। तो सर ये तो हम दे ही देंगे जवाब, देखेंगे हम क्या पूछा गया और वो टेबल में देख लेंगे, हम बार चार्ट में देख लेंगे और आंसर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उसको पढ़ते कैसे हो, आप उसको देखते कैसे हो, आप कितनी जल्दी आंसर कर सकते हो, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो सर एनालाइज का मतलब कैलकुलेशन ही तो है? नहीं, कैलकुलेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बच्चों एनालिसिस उससे बहुत बढ़ के होती है। बिलीव मी, जब आप आगे जाके बीबीए, एमबीए या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि जब आप मार्केटिंग में होंगे या फिर आप फाइनेंस में होंगे, तो डाटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको एनालाइज आप कर कैसे रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई कई लोग उसको बहुत लेंथी वे से एनालाइज करेंगे, कोई कहेगा देख के बता देगा कि अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के तो आपको पैसे मिलेंगे बच्चों। आगे कहीं पे भी आप जॉब करोगे आपको एनालिसिस के पैसे मिलेंगे। कोई कलेक्शन ऑफ डाटा के कौन पैसे देता है? वो तो 5-10 हजार रुपए में बंदा मिलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कौन पैसे देता है? उसके तो 25-30 हजार का बंदा मिलता है। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का बंदा बनने चाहते हो पर मंथ, वो कब बनोगे? जब उसको एनालिसिस करना आएगा, आपको कोई डिसीजन लेना आएगा कंपनी के लिए, उसके पैसे मिलते हैं, है ना। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई डाटा इंटरप्रिटेशन plays very important role, not only from examination point of view but from your career point of view also। तो ये सारे वीडियोस देखने के बाद आप कोई भी चीज एनालाइज कर रहे हो, आप देखते ही बता दो कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको तरीके पता लग चुके होंगे, और अगर आप कॉन्शियस वे से उस चीजों को देखोगे तो बहुत आसानी से बता दोगे। तो आई थिंक आपको डाटा इंटरप्रिटेशन क्यों यूजफुल है इसका सबको अच्छे से पता लग चुका है। अब मैं आता हूँ बच्चों सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट रखूंगा, और अगले वीडियो से तो फिर हम इन सारी रिप्रेजेंटेशन पे बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रैक्शंस। थोड़ी सी बात मैं परसेंटेज वाले में किया था, जब परसेंटेज टॉपिक आपको पढ़ाया था, थोड़ी सी यहाँ कर लेता हूँ, रिवीजन हो जाएगी। इस चीज का यूज डाटा इंटरप्रिटेशन में होता है। जैसे अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है बेटा, तो कहना ही से कोई भी चीज अगर मुझे परसेंटेज में बदलनी है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। बिल्कुल। जैसे अगर मैं पूछूं 1/2 कितना होता है, तो आप कहेंगे इंटू 100 कर दीजिए सर, 50% होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब बच्चों। यदि मैं आपसे पूछता हूँ 1/3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 33.33 होता है सर। इफ आई से 1/4 बताओ तो इंटू 100 करते जाओ, 25% होता है। ये स्टार्टिंग के फ्रैक्शन आपको याद रखना है।
1/5 कितना होता है? आप कहेंगे सर 20% होता है। 1/6 कितना होता है? दिस इज 16.66%। 1/7 इज 14.28। ज्यादा नहीं वैल्यू चाहिए, बट जितनी मैं बता रहा हूं इतना ध्यान रखना, ये यूजफुल है बच्चों। 1/8 इज 12.5% एंड 1/9 इज 11.11% एंड 1/11 तक याद रखो बस। 1/11 इज 9.09%। इनफैक्ट एक और बता देता हूँ बस, 1/12। तो 1/12 तक वैल्यूज याद रखना, दिस इज 8.33%। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। आपको 1/12 तक के फ्रैक्शन याद रखने हैं बच्चों, इनका यूज होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, तो बहुत यूज होता है। ठीक है, अगर आपने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखे हैं, परसेंटेज के जरूर देखो, बिकॉज वो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारा रिवाइज भी करवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, मुझे सिंपल सवाल का आंसर करो, मैं आपसे पूछता हूँ कि 9.09% अगर आपको निकालना है, सपोज कोई भी वैल्यू ले लो 132 का, तो क्या आंसर होगा आपका? आप कहेंगे सर ये तो हमें फ्रैक्शन में पता है। तो आप सीधा यहाँ से फ्रैक्शन में उठाओगे, आप कहोगे सर ये 1/11 होता है, 1/11 और 132, तो ये इससे कटेगा 1 आएगा, 22 आएगा 2, तो आप कहेंगे 12 आंसर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम इनका यूज कैसे करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 14.28% बताओ 154 का कितना होगा, तो बता देंगे सर? बता देंगे ना बच्चों? बिल्कुल बता देंगे। देखो कैसे, आप कहेंगे सर 14.28% इज 1/7, दिस इज द वैल्यू। तो 1/7 और 154 निकालना है हमें, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, कितना आएगा? 7 2 जा 14, तो 22 आएगा। तो 22 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया ना आपको? जैसे अगर मैं ये पूछूं, जैसे आपसे ये बताओ 22.22% पूछता हूँ मैं आपसे, क्या सर 22.22% पूछता हूँ बेटा 36 का, तो निकाल देंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे ना। 2 कॉमन निकालो, 11.11% बचा किसका? 136 का। तो आप कहेंगे सर ये थी वैल्यू 1/9, यही वैल्यू है ना। और 136 का निकालना है, तो ये काटोगे तो 1, और 46 है तो 135 कर लेते हैं, ताकि अभी नहीं 36 ही है, सॉरी 36 है ना ये वैल्यू। तो बेटा 36 का निकालना है हमें। हाँ ठीक है, तो 36 का निकालना है, तो ये 4 ले लेते हैं, 4 2 जाए 8, आप कहेंगे 8 आंसर है इस सवाल का, यही आंसर है बच्चों। तो इस तरह के सवाल, देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ये हम डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों में यूज करेंगे। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? अब आप कहेंगे सर ये तो आप फ्रैक्शंस का यूज कर रहे हो, कुछ ऐसी वैल्यू को निकाल के बताओ जो फ्रैक्शन में ना हुई हो यूज। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको 9% निकालना है बेटा, किसका सर? आपको 9% निकालना है 132 का। अब आप कहोगे सर हम तो 9/100 लिखेंगे, इंटू 132 करेंगे, फिर काटेंगे, फिर जो आएगा वो आंसर आएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा वो आंसर आएगा। बेटा वैसे नहीं करना, कुछ भी करो अब से वैसे नहीं करना। तो अब क्या करना है सर? अब आप ये बताओ 9% निकालना, 9 मत निकालो। अगर मैं इसका 100% पूछूं आपसे, किसका सर? 100% पूछूं 132 का, तो आप कहोगे 132 या 100%? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं इसका 10% कितना है, तो 10% आप कहोगे सर 13.2 है, पॉइंट लगा दो यहाँ पे। और अगर मैं पूछूं इसका 1% कितना है, तो आप कहोगे सर इसका 1% होगा 1.32, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। बोलो सही है ना? अगर डेसिमल लगाते जा रहे हैं, ये 100% है तो 10% 13.2, 1% ये। आपको 9% निकालना है, यस सर। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या आएगा आपका माइनस करके? ये आएगी 8, ये आएगा 9 में से 11 में से 3 गया 8, और यहाँ से यहाँ 12 बचा, 12 में से 1 गया 11। तो ये सवाल का आंसर है, और यही क्वेश्चन का आंसर है 11.88। क्या हम ऐसे करके सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो वो दिखाऊंगा एग्जांपल, बेटा लिख लेना इन सारी चीजों को। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में हम ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं। अब ये देखो, ये वाला सवाल देखो, 44% ऑफ 1560 निकाल लोगे? कुछ भी नहीं है सवाल में, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। देखो आप ये कहोगे 100% तो सर ये है, आप हमसे 10% पूछो, देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, 10% पूछोगे तो 156, मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब है। आप हमें 40% पूछोगे तो हम 40% भी निकाल देंगे, इंटू 4 कर देंगे, कर दो इंटू 4, तो 624 हो जाएगी ये वैल्यू, है ना। 150 इंटू 4 600, और 6 ठीक है। तो ये 40% है, लेकिन हमें तो 44% निकालना है, तो आप कहोगे सर 4% और चाहिए हमें, तो वो 62.4 हो जाएगी, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो कैन वी से दैट, ऐसे लिख लेते हैं, तो ये 4 आएगा, ये 6 आएगा,
ये 8 आएगा, ये 6 आएगा बेटा, 686.4 ये सवाल का आंसर है। ये 44% आ गया आपका। इंस्टेड ऑफ 44/100 इंटू 156 लिखने के क्या हम ये तरीका लगा सकते हैं? क्या हम ये तरीका लगा सकते हैं? बताओ, देखो समझ में आई ये चीज सबको? इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा जल्दी भी होगा और बिल्कुल जल्दी रिजल्ट भी निकल के आएगा। और सुन लो, और क्वेश्चन सुन लो इसमें, और सवाल सुन लो। ये वाले इस करने से पहले कोई और, अच्छा बच्चे कहते हैं सर इसमें 50% निकाल के भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, वैसे कर लो 50% निकाल के तो भी सही है। मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आना चाहिए बेटा। जैसे मैं आपसे पूछूं 51% बताओ सर किसका, 1560 भाई, बता दोगे ना? कैसे निकालोगे बताओ? आप कहोगे सर पहले हम निकालेंगे इसका क्या, पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसका 50%। अच्छा 50% निकालना आसान है, इसका हाफ कर दो। तो हाफ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर हाफ हो जाएगा 780। ये 50% हो गया। और मैं बेटा इसका 100% ये है, 10% 156 और 1% पूछूं तो आप कहेंगे सर 1% आएगा इसका 15.60। ये समझ में आ गया ना, 2 के बाद डेसिमल लग गया। तो आंसर हो जाएगा 60 और ये हो जाएगी 5 वैल्यू, ये हो जाएगी 9 और ये 795.60। ये सवाल का आंसर, ये 51% आ गया। तो देखो ये आसान लग रहा है आपको मेथड? बताओ मुझे, ये आसान लगा ना? यही चीज यूज करेंगे हम सवालों में। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 217.5 बताओ कितने परसेंट है 380 का, तो बता देंगे सर 217.5 को ऊपर रखना है हमें, डिवाइड बाय 380 करना है, इन 200 करना है। सर कर देंगे, काट पीट के निकाल देंगे वैल्यू। मैंने वैसे नहीं पूछी बेटा, एक तो तरीका है इसको काटो निकालो फिर वैल्यू निकालो, ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशन छोड़ो, अब आप स्मार्ट हो चुके हो, है ना? अपने आप को एक बात कहा करो कि पेपर बहुत स्मार्ट है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं पेपर वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम उससे ज़्यादा स्मार्ट है। बच्चे कहते हैं मुझसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है सर। अरे बोलो तो सही, बोलोगे तो हो भी जाओगे। बिल्कुल, अरे सारी दुनिया बिलीफ सिस्टम पे चलती है। अपना एक बिलीफ बनाओ कि पेपर बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम उससे ज़्यादा स्मार्ट है। जब आप उससे ज़्यादा स्मार्ट होंगे तो ज़्यादा स्मार्टनेस की बातें भी करोगे। तो देखो इस सवाल को, आप ये बताओ मुझे 217.5 बताना बेटा 380 का। 380 का 100% तो 380 हो गया, इसका 50% बताना जरा कितना होगा? आप कहेंगे सर 50% होगा इसका 190। अब बस मुझे एक बात बताओ, जो हमारी एक्चुअल आंसर निकालना है बेटा वो 150% से ज्यादा होगा या कम होगा? देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो 50% से ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा, क्योंकि 190 बनता है 50%, तो ये तो 217.5 पूछ रहा है, तो 50% से तो ज्यादा होगा। तो बेटा मान लो 1 मिनट के लिए 50% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है और बाकी सारे ऑप्शन 50% से कम है। जब एक ही ऑप्शन है 50% से ज्यादा, तो कैन वी से वही सवाल का आंसर होगा। मैं आगे करूँ क्यों, वो लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हो तुम बात को? कई बार पूरी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं होती हमें। ऑप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बातें बताना जरूरी है, तभी मैं आगे बातें करूंगा बच्चों आपसे। अब आप कहोगे नहीं सर हमें तो पूरा चाहिए, मान लो 50% से ज्यादा 2 ऑप्शन है, तो अब मैं पूछूंगा आपसे, आपने 50% निकाल लिया ना, मैं कहूंगा 5% और निकाल लो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी नहीं यहाँ तक पहुंचेंगे। तो आपने कहा सर 19 होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे सर 209 हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगा 55% से ज्यादा होगा या कम होगा आंसर? आप कहेंगे सर वैल्यू तो अभी भी ज्यादा है, 217.5, अभी तो 209 तक पहुंचे। तो मैं कहूंगा अभी भी ज्यादा है, यस, तो आंसर तो 55% से ज्यादा होगा, यस। तो मान लो अब एक ऑप्शन है 55% से ज्यादा, तो लगाओ और आगे बढ़ो, लगाओ और आगे बढ़ो, है ना? मतलब कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब कहोगे नहीं नहीं सर 2 ऑप्शन है 55% से ज्यादा, बिल्कुल क्लोज है। तो अब मेरी बात सुनो, अब आपकी पड़ाव कितना रह गया ये बताओ बस मुझे। आप कहेंगे सर अभी हमारा पड़ाव बाकी है, कितना बाकी है देख लो। आप कहेंगे सर अभी तो पड़ाव बाकी है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना बढ़िया सवाल बनाने के लिए 1 मिनट के लिए देखूं यहाँ पे कितना पड़ाव बाकी है। ये हो गया हमारा 217 और 9, 8.5 का बाकी है, 8.5 का बाकी है बेटा। या एक काम करता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑप्शन से ही चलूंगा अभी के लिए। मैं इसको हाँ 218.5 बना लेता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझना ध्यान से। 9.5 का पड़ाव बाकी है जी सर। अब ये बताओ 19 कितना होता है सर? 5%, ये रहा। तो मैं पूछूंगा 9.5 कितना होगा? फिर आप कहोगे सर ये तो इसका आधा बन गया। सर ये तो आपने बनाया है, बच्चे कहेंगे अरे वो आपको समझाने के लिए बनाया है ना ये तो। अभी अगर ये 8.5 भी होता तो भी मैं बोलता 57 के आसपास है। देखो ये 2.5% होगा, अरे ये 8.5 भी होता तो 57% के आसपास ही होती वैल्यू, तो मैं वो लगा देता। यहाँ तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो कैन आई से 218.5 भी बन गया बेटा, और हमारी वैल्यू भी बन चुकी है कितनी? 57.5%। तो कोई हमसे पूछे ना कि 218.5 380 का कितने परसेंट है, तो हम कहेंगे 57.5% है। ये तो मैंने आपको पूरी वैल्यू बता दी, कई बार आपको ये पूरी वैल्यू चाहिए भी नहीं होती।
आप ऐसे चुटकी बताते हैं, ऐसे चुटकी बजाते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगले वीडियो से मैं पहला टेबल स्टार्ट करूँगा, टेबल्स के क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं हम, लेकिन आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है आपको समझ में आया, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है आपको समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है आपको समझ में आया, एनालिसिस क्या होती है आपको समझ में आया, कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छे से नोट किया, मैं आशा करता हूँ आपने बढ़िया से नोट किया होगा। होमवर्क जरूर दूंगा बेटा, होमवर्क बच्चे सबमिट करते हैं, होमवर्क का इंतजार करते हैं, तो होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या है सर? होमवर्क में 2 सवाल बच्चों आपके लिए। पहला सवाल आपको बताना है, बिल्कुल सही से निकाल, कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना बेटा, कैलकुलेटर यूज किया तो आंसर मत देना, ठीक है? आंसर मत देना मेरे को आंसर नहीं चाहिए आपका, अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो। 61% बताना, 61% बताना, पहला सवाल है 61% किसका सर? 61% 130 का बताना है आपको, बिना कैलकुलेटर यूज किए निकाल सकते हो आप। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपको निकालना है 73% किसका सर? 73% बताना है बच्चों आपको 80 का। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे सबमिट करना, ये 2 सवालों के आंसर इंतजार रहेंगे मुझे, इन दोनों के आंसर्स आप सबमिट करना। आज का पूरा वीडियो रिवाइज करना बच्चों। अगले में नेक्स्ट वीडियो से मैं टेबल्स से स्टार्टिंग करूंगा, टेबल्स, और उसके बाद बार चार्ट, लाइन चार्ट, सबके वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से समझने के लिए आज वाला वीडियो को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, जो मैंने कैलकुलेशन सिखाई है। तो मिलते हैं बच्चों इसी जोश, इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।